से 2008 तक इस कंपनी का ना कोई कंप्लेंट रहा, ना ये कंपनी पर कोई इल्जाम रहा। ये कंपनी स्मूथली 2018 तक ये कंपनी चलती रही। आज मैं प्रेस के जरिए से, मीडिया के जरिए से जो कुछ बातें हैं वो ये बताना चाहती हूँ, ये बहुत जरूरी है सारे हिंदुस्तान के बिजनेसमैन के लिए भी और सारे हिंदुस्तान के वुमेन्स के लिए भी और सबके लिए भी ये बहुत जरूरत है। उसके बाद में कुछ ब्लैकमेलर, कुछ सताने वाले लोग, कुछ एक्सटॉर्शन करने वाले लोग, उन्होंने इलीगल तरीके से हमसे जो डिमांड करते थे उन डिमांडों को हमने पूरा नहीं किया। तो उसके बाद वो लोग जो है कुछ एक छोटी सी बात, एक जीएसटी का छोटा सा प्रॉब्लम आने की वजह से कुछ दिनों तक कस्टमर को पेमेंट की पॉलिसी चेंज हुई। ना कंपनी ने कभी लॉस डिक्लेयर किया था, ना कंपनी ने कोई शोरूम को बंद किया था, ना कंपनी ने कोई ऑफिस को बंद किया था, ना कंपनी की सीईओ कहीं भागी थी, ना कंपनी कहीं पर गई थी। तो एक फॉल्स एलिगेशन लगाकर एक छोटा सा एफआईआर करते हैं और छोटा सा एफआईआर करके मुझे अरेस्ट कर लेते हैं विदाउट नोटिस। एक नोटिस भी नहीं दिया मुझे, क्या तुम इसको देना है क्या नहीं देना है। तो डायरेक्ट एक एफआईआर पे मुझे दिल्ली आके अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करके अंदर रखते हैं। जब मुझे सेशन कोर्ट बेल देती है तो फिर महाराष्ट्र से एक छोटा एफआईआर करके बुलाते हैं। यहाँ तक के ऑफिशियल जो ईओडब्ल्यू है वो ईओडब्ल्यू के गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं हुए। उनके लिमिट्स क्या हैं, कितने पेमेंट पे एफआईआर कर सकते हैं, कितने फ्रॉड पर वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन्होंने सोचा नहीं। 3 लाख पे, 2 लाख पे, 50,000 पे उन्होंने मुझे एफआईआर किया और टोटल इंडिया 2 साल 5 महीने मुझे जो है जुडिशियल कस्टडी में रखे और इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल को भी 14 डेज से ज्यादा पीसी में रखना अलाउ नहीं है। मगर मुझे एक औरत होने के बावजूद भी 8 मंथ्स, मोर देन 8 मंथ्स जो है पुलिस कस्टडी में अंडर प्रेशर रखे। एक ही सीईओ थी, एक ही कंपनी थी, वही क्वेश्चन था, वही बात थी, मगर बार बार 14 दिन कस्टडी में लेना, 7 दिन कस्टडी में लेना। इसका मतलब ये था कि जो एक्सटॉर्शन करने वाले थे, जो इसके पीछे हैं, वो ये चाहते थे कि मैं हमेशा अंदर रह जाऊं और वो मेरे प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर ले और प्रॉपर्टियों पर जमा कर ले। मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जब ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस अगर इस तरह से करने जाएंगे तो इंडिया की इकोनॉमी टूट जाएगी। और चाहिए ऑफिशियल को कि वो एक बार चेक करते और फैक्ट को देखते, उसके बाद एक नोटिस देते और पूछते। जब इंसान को अंदर अरेस्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वो कोई चीज को भी जो है कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद उसके लिए एक बदनामी का ये उठाते हैं, एजेंडा उठाते हैं। उसके बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो लीगल टीम थे तेलंगाना हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन डाले और रिट पिटीशन डालने के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट दिसंबर 1923 को जो है एक जजमेंट पास किया कि ये एफआईआर इलीगल है और ये एफआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह से कंपनी एक्ट में एफआईआर नहीं कर सकते और इसमें जो है लोकल पुलिस इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ये सेंट्रल एजेंसी जो है इसको चेक करेगी। एसएफआईओ को जो है टोटल चीजों को फॉरवर्ड किया। उसके बाद भी मुझे बाहर आने नहीं दिए, दूसरे स्टेट को बुलाए, क्योंकि एक स्टेट में तो हो गया तो दूसरे स्टेट को बुलाओ। और जब कहीं से कहीं नहीं मिलता है तो और एक एजेंसी को दे दो, और एक एजेंसी को दे दो। इस तरह से कंपनी को डैमेज करने की पूरी कोशिश की। आज मैं प्रेस मीट के जरिए मेरे देश के पूरे महिलाओं को और मेरे सारे औरतों को जो एम्पावर हुए हैं, जो मेरे सारे हीरा ग्रुप के मेंबर को मैं ये खबर देना चाहती हूँ कि कंपनी कभी भी भागी नहीं है, ना भागेगी। और कंपनी आज भी उनके पेमेंट्स को देने के लिए रेडी है और तैयार है। और यहाँ तक के डेटा सेंटर, जबकि पुलिस को उसकी कोई जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से जो है हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। उसके बाद हमने रिट पिटीशन जनवरी 2018 को हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाला और तमाम पार्टियों को हमने रिस्पोंडेंट बनाया और ईडी को रिस्पोंडेंट बनाया, एसएफआईओ को रिस्पोंडेंट बनाया। जो जो स्टेट
महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट को, कर्नाटका होम डिपार्टमेंट को, केरला होम डिपार्टमेंट को, आंध्र प्रदेश होम डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्डेंट बनाकर जब रिट पिटीशन हमने डाला तो जजेस को हमारे बिजनेस का मॉडल समझ में आया और जजेस को समझ में आया कि हम क्या बिजनेस करते थे और हम कहीं भी इलीगल वे में काम नहीं करते थे और लीगल वे में करते थे। मैं पहले भी जब अरेस्ट किए थे उस वक्त भी चैलेंज की थी कि मैं कोई गलत काम नहीं की हूँ, ना मैंने कोई स्कैम किया है, ना मैंने कोई फ्रॉड किया है। चलते हुए बिजनेस से तुमने मुझे उठाकर फ्रॉड साबित करना चाहते हो, मगर आप जितने साल चाहे इन्वेस्टिगेशन कर लो, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। मैं आज भी उस बात के ऊपर कायम हूँ और बहुत ही खुशी हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अकाउंट को डिफ्रीज करने का, हमारे प्रॉपर्टीज को ईडी को हटाने का और ये बहुत सारे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जब दिए तो मैं बड़ी खुशी के साथ आज ये प्रेस मीट कर रही हूँ और आगे चलकर ये कंपनी लाखों के औरतों के लिए, लाखों के स्कूल के स्टूडेंट के लिए, लाखों के कॉलेज के स्टूडेंट के लिए, लाखों के लोगों के लिए, इंसानियत के लिए ये कंपनी जरूर से जरूर काम करेगी और जरूर इंसाफ मिली है। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस कंपनी को डैमेज करने के पीछे कौन है उनका इन्वेस्टिगेशन करो, ये फॉल्स एफआईआर कराने के पीछे कौन है उनका इन्वेस्टिगेशन करो, ये एफआईआर जो करवाए ये कौन थे, किसके लिंक में थे, उनका इन्वेस्टिगेशन करो। आज जो है नाहक से जो भी लोग अगर इस तरह से जो बिजनेस करने वालों को 100 करोड़ इनकम टैक्स पे करने वालों को अगर उठाते चले जाएंगे छोटे छोटे लोगों की बात को मानकर, तो फिर तो इंडिया की इकोनॉमी तो टूट जाएगी। कितने इन्वेस्टर्स को पैसे रिटर्न करना है आपके पास, अभी कितना पैसा आपके अकाउंट में है? जी देखिए, मैं एक बात तो बता सकती हूँ कि कितने क्या है वो मैं डेटा चेक करने के बाद बता सकूंगी, क्योंकि डेटा को मेरे सीसीएस ने फ्रीज करके रखा है। जैसे डेटा देंगे तो मैं ही सर्च कर सकती हूँ। दूसरा, मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि अकाउंट में कितना पैसा है कितना नहीं है वो इश्यू नहीं है। कंपनी के पास इतने सोर्सेस हैं कि जो इन्वेस्टर है मैं उनको टोटल कंप्लीटली अमाउंट देकर उनको ये कर सकती हूँ। और जो कौन है करके हम सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट कर चुके हैं, कौन हमारे पीछे है हम हाई कोर्ट में भी सबमिट कर चुके हैं, कौन हमारे पीछे है वो पूरा इंडिया जानता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने भी फैसला आएगा। फैसला आने के बाद मैं आपको फिर से एक प्रेस मीट करके बताऊंगा। कर रही है, साजिश कर रहे हैं, पीछे लोग थे, आप नाम ले रही है, आप बोल भी रही हैं कि पीछे लोग थे जिन्होंने ये किया। 2.5 साल आप जेल में रही उसकी वजह से, कौन लोग हैं उनके नाम बताइए ना। आप खुद ही बात वो कर रही है साजिश में, आप कहते हैं हाई कोर्ट में बताया, आप प्रेस मीट बुलाया आपने, आप बताइए कि कौन लोग हैं जो जिनको आप कहती है कि जो पीछे साजिश में आपके पीछे है। जी देखिए कि साजिश में तो मेरे पीछे 2012 में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक कंप्लेंट करवाया था और वो कंप्लेंट फेक निकला और उसके बाद मुझे अलग अलग एजेंसियों पर उनके ही लेटर से मुझे अटेंड करना पड़ा। और आज भी जो लोग एफआईआर करेंगे टोटल उनसे कनेक्टेड है और आप सबको ये बात मालूम है, पिछले दिनों में पेपर्स में भी आई है और पार्लियामेंट में खड़कर उनके एमपी ने ये बात बताया कि 50,000 करोड़ का स्कैम जो है हीरा ग्रुप ने कर दिया है। जब एविडेंसेस मांगते हैं तो 50 लाख भी उनके पास नहीं है, 50 रुपये भी नहीं है। फ्रॉड किसको कहते हैं? जो अमाउंट इलीगल हो, जो अमाउंट अनट्रेसेबल हो, जो अमाउंट का मैं हिसाब ना दे सके वो फ्रॉड होता है। ऐसा अमाउंट तो 50 रुपये भी नहीं मिल सका। और मैं इससे ज्यादा आपको कुछ बताना नहीं चाहती कि और सारे कोर्टों को ये बात पता है, जो बेसिक सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी हमने रिट पिटीशन में सारी चीजें जो है दाखिल किया है कि हमारे पीछे कौन है और हम गलत किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहते। लीगल तरीके से जो हमारे सामने आकर हमको डैमेज करेगी और हमने कोर्ट को उनको लीगल तरीके से सबमिट किया है। असदुद्दीन ओवैसी और उनके लोगों ने ये किया, उनके क्या इंटरेस्ट थे इसके पीछे जिसकी वजह से वो आपके पीछे पड़े हुए थे? देखिए इंटरेस्ट तो आप देखते हैं कि जैसे हमारी टोली चौकी की लैंड है जो बहुत बड़ी एक लैंड है, उसके ऊपर मैं अरेस्ट होने के बाद ईडी के अटैचमेंट के बाद उस पर बड़े बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गए। क्यों? उनके ही एरिया में हुए। बाकी मेरे प्रॉपर्टीज बंजारा हिल में है, बाकी मेरे हाफिजेस बंजारा हिल्स में है, बाकी मेरे प्रॉपर्टीज कुकटपल्ली में ही, बाकी मेरे प्रॉपर्टीज हर जगह ही। वहां पर कोई हिम्मत नहीं कर सके डोर के तरफ नजर भी उठाने की, मगर उनके एरिया में जो है वहां पर मेरे घरों में घुसे और जैसे एचएस रेसिडेंसी है और बहुत सारे जगह पर वहां पर मेरे चीजों पर जुल्म के साथ जो है उस पर प्रॉपर्टीज पर कंस्ट्रक्शन किया गया, बहुत सारे जुल्म हुए। और मैं जो अंदर जो तकलीफ पहुंची है वो मैं आपके सामने खुलकर नहीं बता सकती। जो उतनी तकलीफ मुझे 2012 से लेकर 2018 तक जो दी और 2018
से 2021 तक जो तकलीफ को मैं फेस की हूँ वो सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ। और आप समझ सकते हैं कि एक औरत पर इतना बड़ा प्रेशर होगा तो उसके लिए कैसी तकलीफ होगी। मैडम आपका कहना है कि इसके पीछे जी केरला में है, मुझे देखो उनके पीछे मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे पीछे होंगे, मगर उनके लीगल FIR, उनका साइन, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके परफेक्ट चीजें देख करके, जैसे FIR में कहते हैं इनको चेक करो, ये कंपनी ऐसी है, ये फ्रॉड है, फलाना है फलाना है। अब जहाँ FIR कराते हैं वो सारे एरियाज में उनके लोग होते हैं और वहां पर मुझे गलत बातें जो बैठकर यूट्यूब पे बदनाम करते हैं वो लोग भी उनके लोग हैं। तो जब मैं फाइनल यही करूंगी, जो मेरे सामने नहीं है मैं उन पर किसी पर भी इल्जाम लगाना नहीं चाहती। जब आपको अरेस्ट किया गया तब से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से रिजाइन कर चुके हैं जी। हीरा गोल्ड विक्टिम एसोसिएशन जो बनाए थे उन्होंने रिजाइन कर दिया कर चुके, तो आपसे कुछ बातचीत हुई थी? जी मुझे कुछ भी मेरे से बातचीत नहीं हुई और कौन रिजाइन किए हैं, कौन विक्टिम एसोसिएशन मुझे पता भी नहीं, क्योंकि विक्टिम एसोसिएशन रखने का परमिशन कौन सी एजेंसी से मिला है। जब एजेंसीज लोगों को बुला रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लोगों को बुला रहे हैं, तो विक्टिम एसोसिएशन आप किसी के भी नाम का लेकर लोगों को यूज करके खोले तो आज कोर्ट में फैसला होगा उस बात का, इंसाफ होगी कोर्ट में उस बात की कि गलत तरीके से जो लोग विक्टिम एसोसिएशन बनाकर लोगों को पैनिक क्रिएट करके लोगों को गलत मैसेज देके जो किए वो सारा डेटा हमारे पास है, कोर्ट में क्लियर होगा।